नमस्कार मेरे सभी प्यारे बच्चों को। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर ग्रेविटेशन। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसके अंदर मैं आपको वो जानकारियाँ दूंगा जो शायद आप आज से पहले किसी टीचर ने आपको नहीं दी होंगी। शुरुआत करता हूँ बिना आपका समय ख़राब किए हुए। सबसे पहले बात करते हैं आर्यभट्ट की। ग्रेविटेशन शुरू कहाँ से हुआ? किसी व्यक्ति ने इसको शुरू तो किया नहीं, ये तो प्रकृति की अपनी व्यवस्था है और हम चारों ओर एनर्जी से घिरे हुए हैं। सबसे पहले जब ये ग्रहों का ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो ठोस कुछ नहीं था, न कुछ तरल था, सब गैस ही गैसें थी। फिर वो गैस का बाद में कंडेंसेशन होकर वो एनर्जी के फॉर्म में आई और कहीं पर पहाड़ बने, कहीं नदियाँ बनी, इस तरह से बनी। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि भारत के जो वैज्ञानिक हैं आर्यभट्ट प्रथम जिनको हम बोलते हैं, उनका कार्यकाल 476 से 550 ईस्वी तक बताया गया है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूमती है और गोल गोल घूमती है, और इन्हीं के सम्मान में भारत का पहला उपग्रह है उसका नाम आर्यभट्ट रखा गया। इसके बाद एक अलग वैज्ञानिक आए, उनका नाम था गैलीलियो गैलीली। उन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया। गैलीलियो गैलीली का नाम जोड़ा जाता है दूरबीन के आविष्कार से, इसको बोलते हैं टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया। उनके साथ बड़ी ही रोचक घटना घटी। गैलीलियो गैलीली के समय में राजाशाही शासन था और इन्होंने राजा को बताया कि हमारे जो बाइबल में जो लिखा हुआ है कि अर्थ स्टेबल है और सन इसके राउंड राउंड चक्कर लगा रहा है, अर्थ से बड़ा कुछ भी नहीं है, अर्थ हमारी सबसे बड़ी है, तो ऐसा नहीं है। उन्हें दूरबीन में देख के बताया कि अर्थ से बड़े बड़े और भी प्लेनेट हैं, सन के अलावा और भी स्टार हैं, और हमारी बाइबल में उल्टा लिखा हुआ है कि अर्थ स्टेबल है और सन मूवेबल है, जबकि सन स्टेबल है और अर्थ मूवेबल है। एक्चुअल में ये है। तो इस बात पर चर्च नाराज़ हो गया और चर्च ने इनको जेल में डालने का आदेश दे दिया। इनसे जस्ट पहले घटना और हो चुकी थी। क्रिस्टियानो ब्रूनो नाम के साइंटिस्ट को इसी खोज के लिए जब उन्होंने बताया कि बाइबल में थोड़ा गलत जानकारी दी गई है तो उनको जिंदा जला दिया गया। तो गैलीली ने देखा कि इनके साथ ये हालत हो रही है साइंटिस्टों के साथ, तो उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए कि मैं फालतू में क्यों मरूं, जब बाद में इनको समझ में आएगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो गैलीलियो ने अपनी माफ़ी मांग ली और वहाँ से जेल से वो बाहर आ गए, उनको छोड़ दिया गया। तो गैलीलियो गैलीली का नाम जुड़ता है दूरबीन के आविष्कार से। इनके बाद साइंटिस्ट आए, उनका नाम था आइजैक न्यूटन। उनको हम सब जानते हैं। आइजैक न्यूटन ने कैलकुलस नाम के मैथमेटिक्स की एक अलग ब्रांच की खोज की। इसके अलावा इनका नाम ग्रेविटेशन से जोड़ा जाता है। ग्रेविटेशन की जो सबसे अच्छी व्याख्या आइजैक न्यूटन ने की। इसके अलावा इन्होंने लाइट की थ्योरी दी, लाइट को एक पार्टिकल के रूप में बताया। इन्हीं सब खोजों के कारण आइजैक न्यूटन को बोला जाता है फादर ऑफ फिजिक्स या फादर ऑफ नेचुरल साइंस। इतनी सारी खोज करने के बाद इनके 2-3 एक्सपेरिमेंट गलत साबित हो गए थे। इसकी वजह से इनको अटैक पड़ गया और ये दुनिया से चल बसे और आपके लिए थोड़ा सा काम आसान हो गया। आइजैक न्यूटन ने जो काम किया वो वास्तव में काबिल तारीफ़ था और इसीलिए हम इनको नमस्कार करते हैं। इनके बाद साइंटिस्ट आए अल्बर्ट आइंस्टीन, और अल्बर्ट आइंस्टीन ने थोड़ी सी गुत्थी ग्रेविटेशन की और सुलझाई। ये बहुत छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको ग्रेविटेशन का। अब एक्चुअली में हम ग्रेविटेशन में पढ़ते क्या हैं, हम उस टॉपिक पर चलते हैं कि मून हमारी अर्थ से एक फोर्स की वजह से बाउंडेड है, एक फोर्स से बंधा हुआ है, और उस फोर्स को उन्होंने ग्रेविटेशन फोर्स बताया। और उन्होंने बताया कि अर्थ जो है मून को लगातार अपनी ओर खींच रही है उस फोर्स की वजह से। अब हमारे दिमाग में ये आएगा कि जब अर्थ जो है मून को खींच रही है तो मून अर्थ पर गिर क्यों नहीं रहा है? भाई जब कोई फोर्स लग रहा है तो वो ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आ क्यों नहीं रहा, गिर क्यों नहीं रहा? उसका कारण हम समझ सकते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। हम किसी रस्सी में एक छोटा सा कंकड़ बांध के ऐसे घुमाएं गोल गोल, ठीक है, इस तरह से हम एक पत्थर लेके घुमा रहे हैं, ठीक है। अभी तो हमको ये दिख रहा है कि इस डोरी पर हमारे हाथ पर एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से पत्थर चारों ओर घूम रहा है। इसी फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अभिकेंद्र बल। हिंदी में बात करेंगे तो उसको अभिकेंद्र बल बोलते हैं। उस अभिकेंद्र बल की वजह से वो पत्थर जो है राउंड राउंड घूम रहा है। अगर हम इस रस्सी को छोड़ दें तो पत्थर फिर राउंड नहीं घूमेगा, पत्थर फिर सीधा निकल जाएगा। अगर
वही बात हम यहाँ अप्लाई करें, अगर हमारी अर्थ मून को अपनी ओर नहीं खींच रही होती, कोई फोर्स नहीं लग रहा होता, सेंट्रीफ्यूगल टाइप फोर्स अगर नहीं लग रहा होता, तो मून हमारी अर्थ को छोड़कर चला गया होता। ये हर एक स्टेप पर मून जो है अर्थ की ओर झुक रहा है, अर्थ की ओर गिर रहा है, इसकी वजह से ये राउंड राउंड मोशन कर रहा है। इसी प्रकार सेम ऐसे ही हमारी अर्थ भी सन की तरफ थोड़ी थोड़ी गिर रही है हर पॉइंट पर, और गिरते गिरते क्या है वो राउंड राउंड मोशन कर रही है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये कितने फोर्स से अर्थ अपने ओर खींच रही है, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। और कैलकुलेट करने के लिए न्यूटन सर ने हमको इक्वेशन दी कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, एक तो इस यूनिवर्स के किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में कार्य करता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट कितना भी छोटा हो, चाहे ऑब्जेक्ट कितना ही बड़ा हो। एक अर्थ हमारी एप्पल को भी खींचती है और हमारी जो अर्थ है वो मून को भी खींचती है। हमारी अर्थ को सन खींच रहा है और सन को कोई दूसरा बड़ा स्टार खींच रहा है, सब आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। किसकी वजह से? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। अब इस ग्रेविटेशन फोर्स की वजह क्या है, जब न्यूटन सर से पूछा गया तो उसका जवाब नहीं दे पाया कि इसकी वजह क्या है। इसका जवाब थोड़ा सा अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि इस ग्रेविटेशन फोर्स की वजह दो चीज़ हैं, एक तो क्या, गुरुत्वीय तरंग, ग्रेविटेशनल वेव्स, एंड ग्रेविटॉन। एक नया वर्ड इन्होंने दिया, ग्रेविटॉन। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, उसी तरह ग्रेविटी के लिए ग्रेविटॉन की ज़रूरत होती है। ये बताया हमको अल्बर्ट आइंस्टीन ने। लेकिन इस पर भी अभी खोज जारी है कि ये ग्रेविटेशन फोर्स क्यों आखिर में उत्पन्न हुआ। ठीक है, अभी न्यूटन सर हमको बता कर गए किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में हम ग्रेविटेशन फोर्स कैलकुलेट कैसे करेंगे। दो ऑब्जेक्ट हमने मान लिए, एक का मास मान लिया m1, दूसरे का मास मान लिया m2, और उनके बीच की दूरी मान ली हमने r। वैसे तो ये दूरी सेंटर टू सेंटर ली जाती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस r मान ली। तो न्यूटन सर ने बताया कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है किन्हीं दो ऑब्जेक्ट जिनके बीच में वो लग रहा है, उनके मास के मल्टीप्लिकेशन के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, और उनकी जो बीच की दूरी है उसका क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये इन्होंने प्रैक्टिकली प्रूव किया। ये ऐसी हवा में बात नहीं फेंकी गई कि m1 m2 के मल्टीप्लाई होगा, प्लस क्यों नहीं होगा। इन्होंने प्रैक्टिकली प्रूव किया कि ये m1 मल्टीप्लाई m2 ही होगा, प्लस यहाँ पर नहीं होगा, डिवीजन यहाँ पर नहीं होगा। ए प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये कहाँ से आया। तो इसके लिए हमको केपलर्स के लॉ पता होना चाहिए। जोहान्स केपलर के बाद न्यूटन ने ये खोज की। तो एक साइंटिस्ट हुए हैं जोहान्स केपलर। जोहान्स केपलर ने 3 लॉ दिए, प्लैनेटरी मोशन के 3 लॉ दिए, और उनका जो थर्ड लॉ है वहाँ से ये निकल के आया। उनका थर्ड लॉ बोलता है कि कोई भी प्लेनेट सन के अराउंड जो मोशन करता है, उस प्लेनेट का जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, जिस रेडियस के अराउंड वो मोशन कर रहा है उस रेडियस के क्यू के प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ से निकालेंगे तो r/t², ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और हमें पता है कोई भी जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो होता है F = mv²/r। मास तो यहाँ पर कांस्टेंट है, तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, v²/r के। और जब कोई पार्टिकल राउंड मोशन करता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, v हो जाएगी 2πr/t। भाई चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, 2πr/t हो जाएगी। तो 2π क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, इसको हटा देंगे तो v प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा r/t के। स्क्वायर कर दो बोथ साइड, v² प्रोपोर्शनल हो जाएगा r² t² के। ये क्वेश्चन 1 ले लेते हैं, ये क्वेश्चन 2 ले लेते हैं।
इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं तो हमको मिलेगा, यहाँ इधर साइड में दिखा देता हूँ मैं। इक्वेशन 1 को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r अपॉन r³ अपॉन टी स्क्वायर। मतलब r² को मैंने रीराइट कर दिया अलग से 1/r r³ अपॉन टी स्क्वायर। मतलब फिर से अगर मैं इसको कर दूंगा तो ये यही लौट के आ जाएगा। और ये r³ अपॉन टी स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है केपलर के लॉ से, तो नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, क्या कांस्टेंट हो जाएगा। तो वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r के। अब देखेंगे इस वाले फॉर्मूले से वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, 1/r के। तो इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं 3rd और इसको मान लेते हैं 4th। इक्वेशन 3rd और 4th से देखेंगे तो 4th प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r² के। यहाँ से ये निकल के आया ए प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब बस इन दोनों को कंबाइंड कर देना है, तो कंबाइंड इसको लिख देंगे ए प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, अब इस कांस्टेंट को, प्रोपोर्शनल को हटाकर एक कांस्टेंट यहाँ पर लगाते हैं। इसके लिए मैं इसको साइड में मिटाता हूँ और उस कांस्टेंट को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। F = हो जाएगा g m1 m2 अपॉन r² और इसकी यूनिट होगी न्यूटन। अब इस g की वैल्यू क्या होती है, g = होता है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। कभी कभी ये 1 नंबर में पूछ ली जाती है और ये वैल्यू अपने आप में लैब में निकाली गई है। तो ये है हमारा ग्रेविटेशनल फार्मूला, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फार्मूला। तो एक्चुअली में ये फार्मूला निकल के कहाँ से आया, ये केपलर के लॉ से निकल कर आया और ज़्यादातर टीचर इस बात को क्लास के अंदर नहीं डिस्कस करते हैं। तो आपको हमारी नॉलेज अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। साथ ही हम बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी और फ्री फॉल की। फ्री फॉल का मतलब है हमने किसी हाइट पर से किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ दिया तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, अपने आप नीचे गिरता चला जाता है। लेकिन इसके अंदर हमने एक चीज़ और देखी कि उस ऑब्जेक्ट की क्या होती है, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेटरी मोशन कर रहा है, मतलब उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर सेकंड चेंज होती जा रही है। अब ये एक्सेलरेशन क्यों लग रहा है, क्योंकि हमने तो कोई फोर्स पे लगाया नहीं, अब तो अपने आप नीचे गिर रहा है। तो इस पर फोर्स लगाती है अर्थ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन जनरेशन होता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। उसी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं स्मॉल g से। अब मोशन अंडर ग्रेविटी माने कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर है और वहाँ से उसको नीचे गिराया गया, तो जो वो मोशन करेगा उसी को बोल दिया मोशन अंडर ग्रेविटी। और हमने इक्वेशन 3 पढ़ी होंगी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन की 3 इक्वेशन पढ़ी होंगी हमने। v = u + at, h = ut + ½ at² और v² = u² + 2as। तो यहाँ पर h क्या हाइट है, या s यहाँ डिस्टेंस भी ले लेते हैं कभी कभी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर v और u और बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, बस जो a है वो g हो जाएगा, a की जगह पर क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारा वर्क करेगा जो हमारी अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाती है। ये साइन पॉजिटिव कब रहेगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मोशन करेगा। लेकिन हमने कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस से ऊपर फेंका है तो ये साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जैसे v = क्या हो जाएगा, u - gt हो जाएगा, h = ut - ½ gt² हो जाएगा, और v² = u² - 2gh या 2gs, जो भी होगा वो हो जाएगा। तो अपवर्ड मोशन में क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा, डाउनवर्ड मोशन में पॉजिटिव साइन रहेगा, मोशन अंडर ग्रेविटी। अभी हम बात करेंगे ये g की वैल्यू आई कहाँ से, या g की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे। तो g की वैल्यू
मोस्ट ऑफ द पार्ट तो सेम ही रहती है, लेकिन ये भी चेंज होती है टाइम टू टाइम। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी। तो अभी हमने देखा फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का F इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। तो एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ, आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और एम क्या है, जिसकी किसी भी ऑब्जेक्ट का हमको अर्थ के ऊपर क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो मैं इस m को ले जाऊंगा उधर f के अपॉन में, तो f अपॉन m हो जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो फोर्स अपॉन मास क्या होता है, एक्सेलरेशन, ये हमारा स्मॉल जी हो जाएगा, जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला और यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ई क्यों लगाया, अर्थ के लिए। तो अभी हमको क्या है, जी की वैल्यू पता है, मास ऑफ अर्थ हमें पता है, और रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता ही रहती है। तो वहाँ से कैलकुलेट करके हम जी की वैल्यू निकाल लेते हैं, और जी की वैल्यू आती है कैलकुलेट होने के बाद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये वैल्यू 9.8 कहाँ पर आती है, सी लेवल, समुद्र स्तर पर 45 डिग्री लैटिट्यूड पर ये वैल्यू कैलकुलेट की गई है। इसके अलावा अगर हम सी लेवल से ऊपर जाते हैं, मतलब अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं, तो वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। अर्थ सरफेस से नीचे जाते हैं तो वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। अर्थ सरफेस पर ये वैल्यू मैक्सिमम रहती है। यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हमारी जो अर्थ का जो एक्चुअल साइज है वो बिल्कुल गोल तो है नहीं, हमारी अर्थ कुछ इस तरह की है, जियोड उसकी शेप बताई गई है, ऊपर क्या है, पोल्स हैं, और इधर क्या इक्वेटर है। तो पूछा यह जाता है कि पोल्स पर जो है स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। तो पोल्स पर क्या होगी, इंक्रीज होगी, और इक्वेटर पर क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अर्थ जो है सिकुड़ जाए, अर्थ की जो है मतलब जो एक्चुअल रेडियस है वो कम हो जाए, और रेडियस कम होगी तो जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जो हमारी अर्थ की कभी सिकुड़ने की बात हो कि अर्थ अपनी पुरानी रेडियस की आधी हो गई, तो जी की वैल्यू में क्या अंतर होगा, तो जी की वैल्यू क्या होगी, जाहिर सी बात है इंक्रीज होगी। ठीक है। तो यहाँ पर वही चेंजेस यहाँ पर हमको दिखाई देंगे। इस तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। तो ये टॉपिक भी हमारा क्या हो गया, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। तब तक आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिए और हमें बताइए मेरे स्टूडेंट्स को मेरी वीडियो कैसी लग रही है। कहीं पर कुछ चेंज करना है तो वो आप मुझे बताइए, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।